जय हिंद साथियों, राउस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं जय ओझा लेकर के आया हूं एक और करंट अफेयर की शानदार क्लास आप सभी के लिए, जहां मैं बात करूंगा केवल केवल एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स की, यानी कि एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज की। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन देखेंगे हमारा सबसे पहले आज का खूबसूरत विचार क्या कहता है। तो दोस्तों, दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर लगने के बाद आती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, ठोकर लगने के बाद ही समझ में आता है कि दुनिया में कितनी परेशानियां हैं, दुनिया में कितनी तकलीफें हैं। बेहतर है कि पहले ही मेहनत कर ली जाए, ताकि उन परेशानियों को झेलने की काबिलियत हमारे पास आ जाए, या फिर हो सकता है कि हम इतने कामयाब हो जाएं कि वो परेशानियां हमारे पास आए ही नहीं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। देखते हैं हमारा आज का पहला टॉपिक क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि न्यूज में यही छाया हुआ है कि इमानुअल मैक्रोन जो है, फ्रांस के राष्ट्रपति, वो भारत में आए हुए हैं और अपने 3 दिन की यात्रा में आए हुए हैं। ये 3 दिन की यात्रा में नरेंद्र मोदी के साथ अलग अलग तरीके की डील करेंगे। तो मैं एक एक डील के बारे में यहाँ पे बात कर लेता हूँ, ठीक है बच्चों, याद रखना। तो अभी देखो, इमानुअल मैक्रोन जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है बच्चों, आपको पता ही होगा, ये फ्रांस के राष्ट्रपति काफी फेमस पर्सनालिटी हैं। ये 3 दिन की यात्रा पर भारत आए हुए हैं। 3 दिन की यात्रा पर भारत आए हुए हैं। मुंबई में नरेंद्र मोदी से इनकी मुलाकात हुई और उसके बाद बहुत सारी बातचीत हुई है। और ये नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद दिल्ली भी जाएंगे, जहां पे चल रहा है एआई इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट, यानी कि भारत होस्ट कर रहा है, इंडिया होस्ट कर रहा है एआई इम्पैक्ट समिट, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभावों को डिस्कस करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे एक मीटिंग चल रही है फिलहाल। 5 दिनों की मीटिंग है, यानी कि 16 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी तक चलेगी, ठीक है बच्चों। 16 से 20 फरवरी के बीच में ये मीटिंग चलेगी, आप लोग देखोगे, ठीक है बच्चों, याद रखेगा। तो यहां पर नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद इमानुअल मैक्रोन इस मीटिंग में भी जाएंगे, यानी कि इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में भी पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि जाएंगे। अब देखिए, तमाम तरीके के जो डील है, इन लोगों ने क्या किया है। अभी सबसे ज्यादा जो बड़ी डील हुई है वो डिफेंस सेक्टर में किया गया है, दोनों के बीच में। डिफेंस सेक्टर के लिए किया गया है। इसी वजह से इतनी बड़ी बड़ी डील है भाई साहब ये, कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये मदर ऑफ ऑल डिफेंस डील, याद रखना, बहुत बड़ी संज्ञा है ये। क्या कहा जा रहा है इस डील को? मदर ऑफ ऑल डिफेंस डील, ठीक है बच्चों, मदर ऑफ ऑल डिफेंस डील, ठीक है बच्चों, याद रखना, मदर ऑफ ऑल डिफेंस डील कहा जा रहा है। अब देखिए कौन कौन सी डील होगी, एक एक बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के दौरे के दौरान भारत ने 176 राफेल विस्तार को आगे बढ़ाया, यानी कि फ्रांस से हम लोगों ने राफेल जो खरीदे हैं, या फिर फ्रांस की मदद से जो बना रहे हैं या फिर बनाने वाले हैं, टोटल जो डील राफेल की संख्या हो चुकी है 176। देखिए क्या था 2016 में हम लोगों ने 36 राफेल खरीदे थे फ्रांस से। 2025 में हम लोगों ने 26 राफेल खरीदे फ्रांस से, और 2026 में बच्चों हम लोगों ने 114 राफेल की डील की है। कितनी? 114 राफेल की हम लोगों ने डील किया है फ्रांस के साथ। लेकिन याद रखिएगा, भारत में आत्मनिर्भरता बहुत ज्यादा बढ़ रही है, आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। इस वजह से ये जो 114 डील है ना, इसमें से जो 96 जो राफेल है ना, वो भारत में ही बनाई जाएगी। और जो 18 है वो कहां पर बनाई जाएगी भाई? ये 96 जो भारत के अंदर बनाई जाएगी, और 18 फ्रांस में ही बनाई जाएगी, ठीक है बच्चों, फ्रांस में ही बनाई जाएगी। तो आप देखोगे ये टोटल 36, 26 और 114 मिलाकर के टोटल 176 राफेल यहां पर आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद एक और यहां पर डील की गई है जो डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड है। हैमर, हैमर एक मिसाइल बनाई जा रही है, हैमर मिसाइल बनाई जा रही है, याद रखना। हैमर, हैमर मिसाइल की अगर हम बात कर लेते हैं, तो हैमर, हैमर जो है भाई साहब, फ्रांस मिलकर के और भारत मिलकर के, तो भारत में जो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कंपनी है वो, और सैफरन है, सैफरन जो है ये है फ्रांस की कंपनी, दोनों मिलकर के बना रही है हैमर मिसाइल, ठीक है बच्चों, याद रख लेना। उसके बाद यहाँ पे एक H-125 जो हेलीकॉप्टर बनाया जा रहा है, ठीक है, याद रखना। एक आप लोग देखोगे H-125 हेलीकॉप्टर बनाया जा रहा है, क्लियर बच्चों? 125 हेलीकॉप्टर यहां पर बनाया जा रहा है, ठीक है,
125 हेलीकॉप्टर बनाया जा रहा है, याद रखना, हेलीकॉप्टर। और ये हेलीकॉप्टर लाइट वेट यानी कि बहुत ही हल्का हेलीकॉप्टर होगा, बहुत हल्का हेलीकॉप्टर होगा, ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये तमाम तरीके की डील हम लोग भारत और फ्रांस के बीच में देख रहे हैं, जिसमें से कि ये सारी सारी चीजें बनाई जाएंगी भारत के अंदर ही, बट मटेरियल जो है फ्रांस के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके अलावा इंडो पैसिफिक रीजन में जो सिक्योरिटी की बात हो रही है, यानी सुरक्षा की बात हो रही है, देखिए इंडो पैसिफिक रीजन एक ऐसा हिंद महासागर वाला जो क्षेत्र है, वो एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें चाइना की नजर पहले से ही गड़ी हुई है। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे अमेरिका चाइना को बढ़ते हुए नहीं देख सकता, इसलिए अमेरिका की नजर भी यहाँ पे गड़ी हुई है। उसके बाद एक रीयूनियन आइलैंड है, रीयूनियन जो आइलैंड है ये फ्रांस का आइलैंड है भाई साहब, जो कि इसी में ही आता आता है। तो ये सभी की नजर इंडो पैसिफिक रीजन में गड़ी हुई है। तो भारत और फ्रांस ने एक दूसरे की मदद करने का यहाँ पे वादा किया कि चलो भी एक दूसरे की हम लोग मदद करेंगे इंडो पैसिफिक रीजन में। तो इसके लिए हम लोग नेवी की एक्सरसाइज भी करेंगे, मिलिट्री एक्सरसाइज की जरूरत पड़ेगी तो वो भी करेंगे, तमाम तरीके की शिप वगैरह हम लोग एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे क्रिटिकल मिनरल जो होता है, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक बैटरी वगैरह में हम लोग सप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज देखोगे, जो क्रिटिकल मिनरल है भाई साहब, ये जो क्रिटिकल मिनरल वाला जो कॉन्सेप्ट है, चाइना और ताइवान में ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। तो चाइना के साथ अपनी बनती नहीं है, तो चाइना के तरफ से कब सप्लाई टूट जाए हमें खुद भी नहीं पता। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि फ्रांस और भारत मिलकर के खुद का ही क्रिटिकल मिनरल बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, तमाम तरीके के मिनरल्स क्रिटिकल मिनरल्स कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक हम अपना सुरक्षित लेके चल रहे हैं भविष्य के, हम एक सुरक्षा लेकर के चले कि भाई हमें अगर चाइना से झगड़ा हो भी जाता है, चाइना से युद्ध हो भी जाता है, तो इन सब चीजों की सप्लाई नहीं टूटे। तो ये तमाम तरीके के आप लोग देखोगे फ्रांस और भारत के बीच में जो ये एग्रीमेंट्स साइन किए गए हैं। अभी अगली न्यूज जो आती है, तेजस्विन शंकर जो है जीत चुके हैं हेप्टाथलॉन, ठीक है, हेप्टाथलॉन गोल्ड मेडल एशियन इंडो चैंपियनशिप में, ठीक है, याद रखना कौन से, तो याद रखना हेप्टाथलॉन, ठीक है, ठीक है, हेप्टाथलॉन। ये क्या होता है, ये एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें सात, ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें 7 गेम्स होते हैं, 7 स्पोर्ट्स होते हैं, ठीक है बच्चों, 7 स्पोर्ट्स होते हैं। जैसे कि मान लो 60 मीटर का लॉन्ग, 60 मीटर का जो स्प्रिंट रेस हो गया बहुत तेजी से, 60 मीटर का हर्डल रेस हो गया, शॉर्ट पुट हो गया, लॉन्ग जंप, हाई जंप, टोटल मिलाकर के 7 यहाँ पर स्पोर्ट्स होते हैं, इसीलिए हेप्टाथलॉन इसको कहा जा रहा है, ठीक है बच्चों, याद रखना। चाइना में कंडक्ट किया गया है एशिया लेवल का, ठीक है बच्चों, चाइना में कंडक्ट किया गया है और एशिया लेवल का, तो यानी कि एशियन चैंपियनशिप है, यानी कि ये एशियन चैंपियनशिप है, ठीक है बच्चों, एशियन चैंपियनशिप है। तो यहाँ पर जो जीता है, भारत का जो झंडा लहराया है, वो है तेजस्विन शंकर ने, गोल्ड मेडल जीत लिया भाई साहब, ठीक है। किसने, तेजस्विन शंकर ने गोल्ड मेडल जीत लिया भाई साहब, गोल्ड मेडल जीत लिया है। किसने जीत लिया है, तो तेजस्विन शंकर ने जीत लिया है, तेजस्विन, ठीक है बच्चों, तेजस्विन शंकर ने यहां पर गोल्ड मेडल जीत लिया है। क्लियर बच्चों, याद रखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और सातों जो स्पोर्ट्स को मिलाकर के पॉइंट्स दिए जाते हैं, पॉइंट्स दिए जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों टोटल जो पॉइंट्स आपको मिलेंगे ना, 5,993 पॉइंट्स देखने के लिए मिलेंगे तेजस्विन शंकर जी को, जिन्होंने गोल्ड मेडल यहां पर जीता है, ठीक है बच्चे। चलिए आगे देख लेते हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक ने लॉन्च किया है ऑनलाइन डेथ क्लेम सेटलमेंट पोर्टल। इंडियन ओवरसीज बैंक ने ऑनलाइन मृत्यु दावा निपटान पोर्टल लॉन्च किया है, यानी कि अभी एक ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया है इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा, ठीक है, इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया, ठीक है, याद रखना। अरे ऑनलाइन पोर्टल क्या है भाई साहब, ठीक है, तो आप देखोगे क्या है ये, डेथ क्लेम सेटलमेंट पोर्टल है, डेथ क्लेम, ठीक है बच्चों, क्या है ये, डेथ क्लेम, डेथ क्लेम सेटलमेंट पोर्टल, ठीक है, याद रखना, सेटलमेंट पोर्टल है ये। यानी कि अब अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बच्चों को, उसकी बीवी को अभी ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आप लोग देखना कई बार ना 2-2 महीने, 3-3 महीने, 6-6 महीने, 2-2 साल लग जाते हैं, 5-5 साल लग जाता है भैया अपने ही पैसे निकालने के लिए। जैसे मान लीजिए एक लड़का है सूरज, उसके पिताजी की मृत्यु हो चुकी है, तो अपने पिताजी के अकाउंट से उसको पैसे निकालने में, पूरा क्लेम करने में 5-5 साल लग जाते हैं। इतनी बड़ी दुविधा है यहाँ पे। तो अभी इंडियन ओवरसीज बैंक ने बोला कोई जरूरी बात नहीं है भाई साहब, हम एक ऑनलाइन पोर्टल खोल रहे हैं, आप वहां पे क्या कर देना, सारे डॉक्यूमेंट जमा करा देना, जैसे कि आधार कार्ड हो गया आपके पिताजी का, ठीक है, अकाउंट नंबर हो गया आपके पिताजी का, डेथ सर्टिफिकेट हो गया आपके पिताजी का, तो नॉमिनी का नाम हो जाएगा, ये तमाम तरीके के आप लोग दे दोगे, तो हम आपको 15 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर पैसे आपको डाल देंगे, यानी कि 15 दिन के अंदर सेटल कर देंगे सारे के सारे
पैसे को, ठीक है, याद रखना। लेकिन पैसा कितना, 15 लाख तक का ही पैसा जो है सेटल हो सकता है, बाकी के लिए आपको ब्रांच में ही जाना पड़ेगा, ठीक है बच्चों, याद रखना। तो इंडियन ओवरसीज बैंक ने एक ऑनलाइन मृत्यु दावा पोर्टल लॉन्च किया है, जो डिजिटल सबमिशन यानी कि डिजिटली आप डॉक्यूमेंट को सबमिट करने वाले हो, रियल टाइम ट्रैकिंग कर सकते हो। यानी कि रियल टाइम ट्रैकिंग का मतलब क्या होता है, आपने कब डिपॉजिट किया, सारे डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो वो अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ, अप्रूव हुआ तो कहां तक पहुंचा, यानी कि सब कुछ आप लोग को ट्रैक कर सकते हो। क्लियर है बच्चों? तो आप देखोगे यहां पे बहुत ही बेहतरीन एक डिसीजन लिया गया है इंडियन ओवरसीज बैंक की तरफ से। चलिए बच्चों, एक और पॉइंट यहां पे आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इंडियन ओवरसीज बैंक को जो बनाया गया था ना 1937 में बनाया गया था, और ये भारत का ऐसा पहला बैंक था जो कि फॉरेन करेंसी में डील करता था, ठीक है, यानी फॉरेन करेंसी के लिए ये भारत का पहला ऐसा बैंक था जो बनाया गया था, ठीक है पॉइंट। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं अगली न्यूज क्या है। बायो एशिया 2026 का उद्घाटन 17 फरवरी को हैदराबाद में हुआ। अब देखिए बायो एशिया होता क्या है, बायो एशिया होता क्या है। अभी देखिए तेलंगाना सरकार ना हर साल बायो एशिया एक इवेंट करवाती है, तेलंगाना सरकार हर साल, ठीक है बच्चों, तेलंगाना सरकार, ठीक है, याद रखना, तेलंगाना सरकार, तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना सरकार जो है हर साल, तेलंगाना सरकार हर साल एक इवेंट कराती है बायो एशिया, जिसको हम लोग कहते हैं बायो एशिया इवेंट कराती है। तो 2026 वाला है, और इस बार जो है 23वां संस्करण हो रहा है, याद रखना 23वां संस्करण हो रहा है, और कहां पे, हैदराबाद में हो रहा है, हैदराबाद में हो रहा है। क्लियर पॉइंट बच्चों, हैदराबाद में हो रहा है, याद रखना एक एक पॉइंट, ठीक है, याद रखना। और हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हो रहा है, हैदराबाद में भी कहां पे, तो हैदराबाद, यानी कि हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हो रहा है ये जो इवेंट, और ये 17 फरवरी और 18 फरवरी 2 दिन के लिए किया जा रहा है, याद रखना। और इसका जो उद्घाटन है ना, तो सीएम साहब है ए रेवंत रेड्डी, ए रेवंत रेड्डी जो सर है, सीएम साहब हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। अब ये क्या है बायो एशिया, यहां पे जीव विज्ञान यानी कि जीवन विज्ञान, जीवन जीवन विज्ञान यानी कि लाइफ साइंस की बात होती है, लाइफ साइंस की बात होती है, यानी कि हम लोग जो बायोलॉजी में पढ़ते हैं ना, अपने शरीर के बारे में पढ़ते हैं, बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं, तो ये तमाम चीजें, तमाम पढ़ाई हम लोग यहाँ पे अलग अलग देशों से, पूरे एशिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े जो मशीनें बनाई जाती हैं ट्रीटमेंट वगैरह के लिए, वो हर तरीके के यहाँ पे एक्सपर्ट आएंगे और बातचीत करेंगे, ठीक है बच्चों। और आप देखोगे इसका जो थीम है वो क्या रहा, टेक बायो अनलिस्टेड, टेक बायो अनलिस्टेड। टेक बायो का मतलब क्या होता है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बायो यानी कि शरीर का पूरा स्टडी किया जाए, और शरीर की जो भी बीमारियां उन सबको खत्म किया जाए, ठीक है बच्चों, याद रखना। 17 फरवरी को उद्घाटन किया गया, यानी कि 2 दिन चलेगा, 17-18 फरवरी को हैदराबाद तेलंगाना में HICC यानी कि हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने बायोटेक अनसील्ड थीम के तहत बायो एशिया 2026 का उद्घाटन किया, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जा रही है, ऑटोमेशन यानी कि रोबोट कैसे बनाए जाएंगे, हो सकता है हॉस्पिटल में आने वाले समय में रोबोट काम करें, उसके बाद और भारत के 2047 जीवन विज्ञान दृष्टिकोण को उजागर किया, यानी कि 2047 तक भारत ने लक्ष्य रखा है कि हम बहुत ज्यादा इंप्रूव कर जाएंगे जीवन विज्ञान में, यानी कि लाइफ साइंस के क्षेत्र में। क्लियर बच्चों यहाँ पे? चलिए आगे देख लेते हैं अगली न्यूज आपकी क्या कहती है। देम्बे लोअर हाइडल प्रोजेक्ट, ठीक है, देम्बे लोअर हाइडल प्रोजेक्ट की पर्यावरण मंजूरी 2037 तक बढ़ाएगी। अब देखिए क्या है, अरुणाचल प्रदेश में, देखिए क्या है, अरुणाचल प्रदेश में एक जिला है, अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश में एक जिला है बच्चों, ठीक है, याद रखना, लोहित जिला, लोहित जिला, ठीक है, लोहित जिला। और ये लोहित में ना लोहित नदी बहती है, लोहित नदी बहती है, तो ये जो नदी दिखाई दे रही है लोहित नदी है। इसी पर एक डैम बनाने की मंजूरी मिली थी 2010 में, ठीक है, याद रखना, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ठीक है, हाइडल प्रोजेक्ट, हाइडल प्रोजेक्ट, ठीक है, याद रखना, हाइडल प्रोजेक्ट बनाने की मंजूरी मिली थी, हाइडल प्रोजेक्ट बनाने की मंजूरी मिली थी, ठीक है, याद रखना आप लोग, हाइडल प्रोजेक्ट बनाने की मंजूरी मिली थी 2010 में ही, ठीक है, याद रखना 2010 में ही। लेकिन लोगों ने यहां पर क्या कर दिया, लोगों ने यहां पर बवाल काट दिया कि भैया हमारा पर्यावरण नुकसान होगा, आप हाइडल प्रोजेक्ट का मतलब बिजली बनाने के लिए पेड़ पौधे यहां पे काटे ही जाएंगे भाई साहब, है ना।
2-4 किलोमीटर तो काटे ही जाएंगे। तो यहाँ पे लोगों ने बवाल काट दिया, केस वेस कर दिया। तो केस पहुंचा कहां पे? ठीक है, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में केस पहुंचा। कहां पे? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में केस पहुंचा। ठीक है बच्चों, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में केस पहुंचा। अब यहाँ पे देखो, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने क्या बोला? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ये बोला कि भाई साहब, अभी केस पे सुनवाई कर रहे हैं हम लोग, देखते हैं कि, क्योंकि लोगों का कहना है कि भाई पेड़ काटोगे तो हमारे पर्यावरण का नुकसान है ना, जाहिर सी बात है, और है भी भाई, नो डाउट। लेकिन यहाँ पे इतना ही पेड़ काटा जाएगा, इतनी सफाई की जाएगी जितना कि पर्यावरण का नुकसान ना हो। इसके लिए एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। सर्टिफिकेट को हम क्या बोलते हैं? एनवायरमेंटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट, यानी कि ईसी बोलते हैं, एनवायरमेंटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट कहा जाता है। तो 2010 में एनवायरमेंटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिल चुका था, क्लियर पॉइंट, मिल चुका था यहाँ पे कि भैया आप ये प्रोजेक्ट चला सकते हो, प्रोजेक्ट बना सकते हो, बिजली बनाया जा सकता है। लेकिन केस हो गया, तो जाहिर सी बात है, केस हो गया तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में केस गया, तो अभी प्रोजेक्ट को रोक दिया गया कि तुम रुक जाओ। तो केस अभी तक चल ही रहा था, चल ही रहा था, लेकिन 2026 में केस जीत गए ट्रिब्यूनल, ये केस जीत गए और बोला कि प्रोजेक्ट आगे चलेगा, प्रोजेक्ट आगे चलेगा, नो डाउट, केस जीतने के बाद। अब भाई यदि प्रोजेक्ट चलेगा, लेकिन जो ये मंजूरी मिली थी ना, ये 10 साल तक के लिए मिली थी। 2010 से लेकर के 2020 में तो मंजूरी खत्म हो गई। यानी कि जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस का जो सर्टिफिकेट है ना, उसका जो वैलिडिटी थी टोटल 10 साल की ही थी। अब देखिए, केस जीतने में लग गए 16 साल। 2010 में मंजूरी मिली थी, सर्टिफिकेट मिला था, और 2010 से लेकर के 2026 में दोबारा मंजूरी मिली है। 16 साल लगे भाई साहब इस मंजूरी को पाने में। और इस 16 साल के बीच में अगले स्टार्टिंग के 10 साल में सर्टिफिकेट ही खत्म हो गया। तो भैया आपको मंजूरी मिलके करेंगे भी क्या? तो यहाँ पे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बोला नहीं भाई, ठीक है, यहां पे जो केस में समय गया है ना, वो समय को हम लोग जीरो समय मान लेते हैं। यानी कि क्या बोलेंगे हम उसको? जीरो पीरियड बोलेंगे। तो हम लोग क्या बोलेंगे? 2026 से अब मंजूरी वाला समय शुरू होगा। तो 2037 तक ये बढ़ा दिया गया है जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी। ठीक है बच्चों, याद रखना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोहित नदी, इट इज नॉट लोही, इट इज लोहित। ठीक है बच्चों, याद रखना। लोहित नदी पर 1750 मेगावाट का डेमवे लोअर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जिसे 2010 में मंजूरी मिली थी। उसको वन्य जीव अनुमोदन को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में मुकदमे का सामना करना पड़ा। 2025 के शून्य अवधि नियम को लागू करते हुए पर्यावरण मंजूरी अब 2037 तक बढ़ा दी गई है। क्लियर पॉइंट, एक एक पॉइंट, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को डिटेल में पढ़नी है, क्योंकि यहां पे आप देखोगे इन सारी चीजों से आपको सवाल दिखाई देंगे। ठीक है बच्चों, मुंबई क्लाइमेट वीक मनाया गया 2026 वाला। ठीक है, मुंबई क्लाइमेट वीक 2026 का इनॉग्रेशन किया गया, उद्घाटन किया गया। ठीक है बच्चों, उद्घाटन किया गया, याद रखना। और किसने किया? देवेंद्र फडणवीस जी ने किया। किसने किया? तो देवेंद्र फडणवीस जी ने किया। देवेंद्र फडणवीस। ठीक है बच्चों, देवेंद्र फडणवीस जी ने मुंबई क्लाइमेट वीक किया। ठीक है, याद रखना। मुंबई मुंबई क्लाइमेट वीक का उद्घाटन किया, क्लाइमेट वीक का उद्घाटन किया 2026 में। ठीक है, क्लाइमेट वीक 2026 का उद्घाटन किया। अब ये किस तरीके का वीक है? सारे मुंबई वासी मिल करके पूरे शहर की सफाई करेंगे। ये इसमें जन आंदोलन टाइप की बात होगी कि सभी मिलकर के सफाई करेंगे, सभी मिलकर के बातचीत करेंगे भाई साहब, है ना, और अपने शहर को साफ रखने की कोशिश करेंगे। तो सीएम साहब ने खुद ही अगर इनॉग्रेशन किया, उद्घाटन किया, तो जाहिर सी बात है भैया, ये इवेंट बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रख लेना। तो ये उद्घाटन इनके द्वारा किया गया है। अब आप यहाँ पे देखोगे, 2 दिन याद रखना पहले तो, ठीक है, 17, 2 दिन याद रखना, 17 और 19, यानी 17, 18 और 19, 3 दिन ये चलेगा। वीक तो है लेकिन ये चलेगा सिर्फ 3 दिन। यहां पर हम लोग एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक थीम जो है, ठीक है, चिल्ड्रन का फ्यूचर, चाइल्ड्स फ्यूचर, यानी एक थीम जो है ना, इसका याद रखना, इसमें लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूं। ठीक है, चाइल्ड्स फ्यूचर, चाइल्ड्स फ्यूचर, याद रखना, चाइल्ड फ्यूचर, यानी कि हमारे बच्चों का भविष्य थीम रखा गया है। भाई साहब, अगर आज हम लोग पर्यावरण को गंदा कर देंगे, पॉल्यूशन कर देंगे, प्रदूषण कर देंगे, तो आने वाले बच्चों के लिए साफ हवा तो रहेगी नहीं, जबकि उनका वो अधिकार है साफ हवा। तो यहाँ पे हम लोग साफ हवा की बात करेंगे। हम लोग जो कम से कम एनर्जी इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि हम लोग पर्यावरण वाली चीज, अब कोयला से जो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, जाहिर सी बात है प्रदूषण करेगी, तो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करो ना। तो यहाँ पे प्रहलाद जोशी जी ने साफ कहा है कि भाई साहब, एक योजना है कुसुम योजना। ठीक है, देखना, एक योजना है पीएम कुसुम योजना, पीएम कुसुम योजना। अब ये पीएम कुसुम योजना क्यों लॉन्च किया गया था? ताकि लोगों के घरों पर सोलर पैनल लगाया जा सके। तो प्रहलाद जोशी ने बोला कि 1 लाख घरों को क्या दिया जाएगा? 1 लाख घरों को सोलर पैनल दिए जाएंगे, यानी कि सोलर पैनल
लगाए जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो मुंबई क्लाइमेट वीक का उद्घाटन किया है देवेंद्र फडणवीस जी ने, याद रखना। और कहां पे किया गया? जियो इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। ठीक है, याद रखना, जियो कहां पर किया गया है? जियो इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। ठीक है बच्चों, जियो इंटरनेशनल इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। ठीक है, कन्वेंशन सेंटर। ठीक है, याद रखना, सेंटर में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है बच्चों, याद रख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज देखते हैं। ईरान ने टेम्पररी ब्लॉक कर दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने टेम्पररी कुछ समय के लिए ब्लॉक कर दिया है। ये न्यूज है, आप देखो, ये रहा जो पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, याद रखना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये है क्या? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, तो जल संधि कहते हैं इसको, हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? इसको जल संधि के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो ये ईरान वाला क्षेत्र है ना, तो ईरान से ही होकर के ये गुजरती है। तो तीन चीजों को, तीन जो एरिया को गुजरती है ये, आप देखोगे, एक तो पर्शियन गल्फ यानी कि फारस की खाड़ी को, गल्फ ऑफ ओमान को, और इंडियन ओशन को यानी कि हिंद महासागर को, तीन चीजों को जोड़ती है, याद रखना। ठीक है, याद रखना, गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ती है, याद रखने। ठीक है, उसके बाद आप गल्फ ऑफ हिंद महासागर को यानी कि इंडियन ओशन को जोड़ती है, इंडियन ओशन को जोड़ती है। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखोगे यहां पर पर्शियन गल्फ को भी जोड़ती है, यानी फारस की खाड़ी को भी जोड़ती है, तो पर्शियन गल्फ को भी जोड़ती है। ठीक है बच्चों, पर्शियन पर्शियन गल्फ को भी यहां पर जोड़ती हुई दिखाई देगी। तो भाई ये ऐसा स्टेट है, ये ऐसा तीन जो खाड़ियों को जोड़ती है, और तकरीबन 30% ऑयल का जो व्यापार होता है, ऑयल व्यापार जो है ना, यहीं से होता है। पूरी दुनिया का 30% ऑयल व्यापार आपको यहां पर ही देखने के लिए मिलेंगे। क्लियर बच्चों? चलिए, तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपको दिखाई देगा। अब ईरान पे दबाव डाल रहा है अमेरिका कि आप न्यूक्लियर पावर मत बनाओ। तो ईरान बोल रहा है भैया मैं तो न्यूक्लियर बम बनाऊंगा, क्योंकि आप लोगों ने बना दिया तो मुझे भी तो सुरक्षा चाहिए। तो इस चीज को लेकर के जेनेवा में एक मीटिंग हुई, इस चीज को लेकर के जेनेवा में एक मीटिंग हुई, किस किस के बीच में भाई साहब? तो यूएसए के बीच में, और इधर से आप ईरान की बात कर लो, यूएसए हो गया, इधर से आप ईरान की बात कर लो, और बीच में ओमान है, ओमान ने ये मीटिंग करवाई है जेनेवा में। ठीक है, याद रख लेना। अब इसी में ईरान ने भाई अमेरिका की बात नहीं मानी, अमेरिका दबाव डाल रहा है, तो ईरान ने यहां पर हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया। ठीक है, यानी अब तेल का उत्पादन, तेल का आना जाना बंद हो जाएगा। अब तेल महंगा तो पूरी दुनिया में महंगाई हो जाएगी, तो सारे देशों की वोट लगी पड़ी है कि भाई साहब अब महंगाई तो होगी ही होगी, और भारत भी इसके चपेट में आया। लेकिन हाँ, ईरान ने बोल दिया कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो नेवी की ड्रिल कर रहा था, तो थोड़े समय के लिए इसको मैंने बंद कर दिया, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है। ये सारी की सारी चीजें बोली तो जा रही है, लेकिन भैया सच तो सभी को ही पता है। चलिए बच्चों, ठीक है, आगे देख लेते। अब लोसर फेस्टिवल मनाया जा रहा है, यानी कि लोसर उत्सव मनाया जा रहा है। लोसर उत्सव 2026 का उद्घाटन किया जा चुका है मैक्लोडगंज में। ठीक है, मैक्लोडगंज। ठीक है, याद रखना, मैक्लोडगंज, मैक्लोडगंज जो है यहां पर लोसर, कौन सा? लोसर उत्सव, लोसर उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। कहां पे है मैक्लोडगंज? तो हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में आपको दिखाई देगा मैक्लोडगंज। क्लियर है बच्चों? याद रखना। अब क्या है ये लोसर, लोसर फेस्टिवल? तो तिब्बतियों का नया साल है, याद रखना, तिब्बतियों का नया साल है। क्या है ये? तिब्बतियों का नया साल आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अभी जो 1959 में जब चाइना ने अटैक किया था तिब्बती पे, तो बहुत सारे तिब्बती भाग करके कुछ बांग्लादेश में गए हैं, कुछ नेपाल में गए हैं, कुछ भारत में आए। तो भारत के लोग यहाँ पे मैक्लोडगंज में बस, भारत तिब्बत के लोग मैक्लोडगंज में बसे हुए हैं। तो ये लोग अपना नया साल मनाते हैं, तो इन्हीं लोगों का नया साल लोसर फेस्टिवल कहलाता है। ठीक है, लेकिन इस साल ये खास इसलिए है, यहां पर आप लोग देखोगे फायर होर्स ईयर के रूप में मनाया जा रहा है। फायर होर्स ईयर, फायर होर्स ईयर क्या होता है भाई साहब? एक स्पेशल ईयर। ठीक है, फायर होर्स ईयर एक स्पेशल साल है ऐसा, जो कि 60 सालों में आता है। ये साल 60 सालों में एक बार आता है, तो इस बार आ रहा है, इसलिए ज्यादा जरूरी है। ठीक है, याद रखना। अब यहाँ पे क्या किया जाता है? जो दलाई लामा है इस फेस्टिवल में, ठीक है, दलाई लामा के गीत गाए जाते हैं, दलाई लामा के गीत गाए जाते हैं, उनकी भक्ति की जाती है, प्रस्तुति की जाती है, अपनी संस्कृति की बात की जाती है, और यह दिखाया जाता है कि भैया हमारा जो कल्चर है आज भी जीवित है। ठीक है बच्चों, तो लोसर महोत्सव 2026 में मैक्लोडगंज में शुरू हुआ, जो आग के घोड़े के वर्ष का प्रतीक है। दलाई लामा की उपस्थिति, प्रार्थनाएं, अनुष्ठान और संस्कृति प्रस्तुतियों ने आध्यात्मिक, नवीकरणीय एकता और तिब्बती पहचान को उजागर किया। यानी कि यहाँ पर अपनी पहचान, अपनी जो संस्कृति के लिए ये लोग ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये हमारा आज का कंप्लीट सेशन है। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा,
और बहुत सारे सवाल हम हमेशा लेकर के आते रहेंगे, ठीक है। तो एक जाने से पहले आप लोग ये सारे के सारे सवालों को जवाब जरूर दे देंगे। भारत ने कुल कितने राफेल लड़ाकू विमान फाइनल किए हैं? दूसरा क्वेश्चन, एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में पुरुषों की हेक्टाथलॉन में गोल्ड मेडल किसने जीता है? उसके बाद आप देखोगे विच बैंक लॉन्च, किस बैंक ने यहां पे लॉन्च किया है ऑनलाइन डेथ क्लेम सेटलमेंट पोर्टल? और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने इनोग्रेट किया है, उद्घाटन किया बायो एशिया 2026 किस जगह पर? हैदराबाद में, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और नोट्स तो जरूर बनाए होंगे, क्योंकि आपके बनाए हुए नोट्स आपके काम आएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में कल फिर से नए नए सवालों के साथ, नए नए टॉपिक्स के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।